नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे बिहार में हर साल बाढ़ आता है और हर साल इससे निपटने के लिए राज्य सरकार जो है अपने सप्लीमेंट्री बजट में 600 करोड़ रुपए का आवंटन करती है और जिस पैसे का आवंटन करती है सरकारें उसको मंत्री, अधिकारी और जितने सारे ठेकेदार हैं उसको लूट लेते हैं। बाकी जो लोगों के लिए व्यवस्थाएं करनी है बाढ़ के अंतर्गत वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। दोस्तों पिछले साल जब बाढ़ आया उसको लेकर के बिहार के 16 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इससे अफेक्टेड हुए और लगभग 32 लाख लोग जो है सीधे तौर पर प्रभावित हुए। और इससे सबसे बड़ी बात कि दोस्तों इस साल यानी 2022 में बाढ़ की आने की प्रबल आशंका है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि लोगों का विस्थापन वहां से शुरू हो चुका है। बिहार की जो सौरव नदी कही जाती है, कोसी नदी, वो अपने उफान पे है। बाकी और बागमती नदी, पुनपुन नदी, ऐसी बहुत सारी 11 नदियां हैं जो अपने बाढ़ लेकर के आ रही है और इसकी आशंका जताई है कि जल्द ही है जो बाढ़ का कोहराम बिहार में देखने को मिलेगा। दोस्तों आज हम इसी पे बात करेंगे कि इस समय बिहार के 11 जिले जो हैं इसके चपेट में आने की आशंका है। और बिहार में 11 नदी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 11 नदियों में से 7 नदी जो है अपने उफान पर है। लगभग आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि जो भी बाढ़ के खतरे के संकेत हैं उसमें ये भी आ रहा है न्यूज़ कि लगभग बिहार के 200 गाँव अभी तक जलमग्न हो गए हैं। कटाव की समस्या एकदम से शुरू हो चुके हैं। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट और खगड़िया ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर इसकी संभावना है और लगभग शुरू हो चुका है बाढ़ का कोहराम। लेकिन दोस्तों अब सवाल यह है कि बिहार सरकार जो है और बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो भी सरकारें हैं वो बिहार को बाढ़ से रोकने के लिए क्या उपाय कर रही हैं और इसका आज तक परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सका। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बाढ़ का अस्थायी समाधान निकालने के लिए कोई सरकार जो है वो कदम उठाना ही नहीं चाहती है। बिहार और बाढ़ एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लोग जितने अधिकारी हैं आते हैं जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, केंद्र में बैठी सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाती है। लेकिन बिहार के बाढ़ जो आती है उसकी तस्वीर नहीं बदलती है। लाखों लोग मरते हैं, लाखों लोग विस्थापित होते हैं, बहुत सारा फार्म लैंड, कृषि भूमि को बहुत सारी दिक्कतों का सामना बिहार के लोगों को करना पड़ता है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा दोस्तों कि बिहार के 38 जिलों में लगभग 28 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं और उसमें से भी 15 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ अपने भयंकर रूप में आती है। लेकिन आज तक सरकारें जो बैठ करके उसका निराकरण नहीं कर पाई, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दोस्तों क्या हो सकता है। मैं दोस्तों आप सभी को यह भी बता रहा हूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 डिस्ट्रिक्ट जो है एकदम से हाईली अफेक्टेड होते हैं बाढ़ से, और बाढ़ से लोगों की जिंदगी जो है नर्क बन जाती है। बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता है जब बाढ़ चली जाती है। दोस्तों बिहार में बाढ़ से लाखों और अरबों रुपए की क्षति होती है, लेकिन नेता और सरकार जो भी होती है, चाहे आज लालू प्रसाद यादव की सरकार, इससे पहले लालू प्रसाद यादव जी की सरकार हो या नीतीश कुमार जी की सरकार हो, 15 साल वो भी रहे, ये भी रहे, और केंद्र में भी बैठी सरकारें कुछ नहीं कर पाई, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई। दोस्तों आपको जान करके ये भी जानते होंगे कि बाढ़ के नाम पर रिलीफ के लिए हर एक परिवार को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, मगर इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया जाता है। यानी कि आप बाढ़ के नाम पे 6,000 रुपया ले लीजिए, लेकिन हम आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करेंगे, अस्थायी समाधान नहीं करेंगे। ये सरकारों का सबसे बड़ा रवैया है दोस्तों। अगर आप इस 6,000 रुपए को बंद कर देंगे, 3,500 रुपए को बंद कर देंगे तो लूटने का अड्डा खत्म हो जाएगा, क्योंकि लूटने का जैसे ही अड्डा खत्म होगा तो फिर हमारी राजनीति कैसे चमकेगी। और बिहार आज सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से प्रभावित है दोस्तों होगा तो वह है बाढ़। फ्यूचर में भी हुआ है, आगे भी होगा और अभी भी होने को तैयार है। अब हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार होना होगा कि बिहार में अब बाढ़ बहुत बड़े स्तर पे आने जा रहा है। दोस्तों रिलीफ सेंटर चलाए जाते हैं, रिलीफ सेंटर्स चलाए जाते हैं, रिलीफ कैंप्स चलाए जाते हैं, कम्युनिटी किचन्स चलाई जाती है, NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड्स का एलोकेशन होता है, SDRF स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड प्रोवाइड किया जाता है, रिलीफ पैकेजेस 6,000 रुपए के नाम पे दिया जाता है, बहुत सारे स्कीम चलाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों बाढ़ प्रबंधन का
जो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया जाता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया जाता है, बिहार के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि यहाँ के नेता जो हैं बहुत बड़े महत्वाकांक्षी और बिहार का विकास के ना करना यानी कि बिहार के विनाश के सबसे बड़े सूत्रधार ये नेता हैं और रही कसी पूरे ब्यूरोक्रेट्स कर देते हैं। क्योंकि इतने बड़े स्तर पे दोस्तों आपको जान करके ताजुब होगा कि अगर आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 22 देखेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि 5,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए जो है निर्गत किए। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया कि लगभग 600 करोड़ रुपए अपने सप्लीमेंट्री बजट में सरकार ने पैसों का एलोकेशन किया ताकि बाढ़ से बिहार जो है आराम से निपट सके। लेकिन आपको दोस्तों जान करके ताजुब होगा कि बिहार इतने पैसे एलोकेशन करने के बाद भी बिहार को बाढ़ का प्रबंधन के लिए परमानेंट सॉल्यूशन यानी अस्थायी समाधान नहीं हो सका। लैक ऑफ, अब इसका रीजन क्या है दोस्तों, मैं वो आपको ये 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि उसका रीजन क्या है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। जैसे अगर कोई रिलीफ कैंप चलाए जाते हैं तो वहां पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी कि पारदर्शिता की अभाव होती है। जो भी रिलीफ पहुंचाना होता है लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। डेली फ्लड रिपोर्ट्स जो है का डेटा जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है प्रोवाइड कराता है हर साल, वो इस साल भी, पिछले साल भी नहीं कराया और उससे पिछले साल भी नहीं कराया। तो आप यहाँ आकलन नहीं कर पाएंगे कि किस जिला में कितना लोग प्रभावित हैं और कितने लोगों को इसका मदद पहुंचाना है। ये एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। इनएडिक्वेट कंपनसेशन, दोस्तों आपको जान करके ताजुब होगा कि बाढ़ में 3500 रुपए जो है बर्तन के लिए दिए जाते हैं और 6,000 रुपए प्रत्येक परिवार को दिया जाता है उभरने के लिए बाढ़ से। लेकिन ये लोगों तक पैसा नहीं जा पाता है दोस्तों। ये अधिकारी और मंत्री और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके नाक के नीचे से ये सारा पैसा चला जाता है, लेकिन आम जनता के तक ये बातें नहीं पहुंच पाती है दोस्तों। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बिहार में दोस्तों चीफ मिनिस्टर जो इससे पहले जो एमएलए हैं उन्होंने इस बात को 19 मार्च 2021 को विधानसभा में उठाया और बताया कि 11,850 फ्लड विक्टिम्स हैं और सारण डिस्ट्रिक्ट में और 10,800 विक्टिम्स आलमनगर और चौसा तहसील और मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में हैं। उनके परिवारों को यानी कि ये लगभग 21,000 परिवारों को दोस्तों जानकर ताजुब होगा कि 6,000 रुपए जो बाढ़ में प्रोवाइड कराए जाते हैं बिहार सरकार की तरफ से ये नहीं कराए गए। ये बात जो है विधानसभा में उठाई गई थी 19 मार्च 2021 को। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया कि लैक ऑफ सेंटर असिस्टेंट, यानी कि जो केंद्र सरकार से मदद चाहिए थी बिहार सरकार वो मदद नहीं पहुंचा पाई। बिहार सरकार तक वो केंद्र सरकार ने मदद नहीं पहुंचाया। आपको दोस्तों जानकर ताजुब होगा कि बिहार सरकार ने इस साल, पिछले साल यानी कि लगभग सेंटर से 3,634 करोड़ रुपए की मांग की थी कि हमें बाढ़ से निपटने के लिए चाहिए। लेकिन जानते हैं दोस्तों सेंटर में, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कितना पैसा बिहार को बाढ़ से निपटने के लिए दिया? मात्र और मात्र 1,255 करोड़ रुपए दिए। यानी कि आप देखिए दोस्तों, जो आपको पैसों से मदद करना है केंद्र वो भी नहीं कर रहा है। और आपको दोस्तों ये भी जान करके ये वो होगा कि इनएडिक्वेट कंपनसेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, लैक ऑफ रिलीफ कैंप्स नहीं होते हैं। जितने लोगों को बचाव वाली जगह पे रखना है, जो कैंप्स बनाए जाते हैं वहां भी नहीं है। तो यानी कि आप तो दोस्तों देख रहे होंगे कि बिहार में सबसे बड़ा कारण है आपसी सरकारों का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है और ट्रांसपेरेंसी की कमी है, जहां ये समस्याओं को देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि बिहार में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण दोस्तों, बाढ़ आता है उसका एक मैनेजमेंट सेल नहीं बनता है। यानी कि बिहार गवर्नमेंट फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सेल ही नहीं है कि बिहार के अस्थायी रूप से इसका मॉनिटरिंग किया जा सके कि बाढ़ में कितने लोग प्रभावित हो जाते हैं, कितने लोगों का घर चला जाता है, कितने लोगों का प्रॉपर्टी चला जाता है, लाइफ्स चली जाती है, फार्मलैंड चली जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। यानी बाढ़ से बहुत बड़े लॉस होती है दोस्तों, और उस लॉस का बिहार सरकार पैसे देकर क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है। दोस्तों बिहार में जितने भी, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि बिहार में आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? बिहार में जो टोपोग्राफिकल रीजन है दोस्तों वो सबसे बड़ा है। यानी नेपाल यहाँ है, बिहार यहाँ है, और नेपाल से जो नदियाँ आती हैं उसका साथ सीधा पानी जो है बिहार में चला आता है। एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों टोपोग्राफी रीजन, जो वो हम बदल नहीं सकते हैं। बिहार अगर हमारा यहाँ है तो अब इसको उठा के ऊपर नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार में एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों फॉल्टी इम्बैंकमेंट, यानी कि तटबंधों का गलत तरीके से बना देना। और गलत परिणाम है, गलत इम्बैंकमेंट बनाने का परिणाम है दोस्तों कि बाढ़ जो है आता है और उस बाढ़ को रोकने में बिहार सरकार असफल हो जाती है। दोस्तों ये बाढ़ की समस्याएं तभी दूर होंगी, जैसा कि आप बहुत सारी नदियां भी हैं, ये क्या मैं बताऊं, बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, 12 ऐसी नदियां हैं जो लगातार बाढ़ की सबसे बड़ी कारण है। लेकिन उनका सॉल्यूशन करना होगा। आज केंद्र सरकार और बिहार सरकार को मिलकर इसका एक सॉल्यूशन निकालना होगा और नदियों को किसी भी तरीके से जोड़ करके, और ताकि नदी जोड़ो परियोजना जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था, उस सपने को हम लोग साकार नहीं कर पाए, जो बाढ़ से निजात दिला सकता था। बहुत सारी ऐसी सरकारें अगर चाहें तो आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस बाढ़ से जो है निराकरण करा सकती है बिहार को। और बिहार में आज विस्थापन, बिहार में गरीबी, बिहार में भुखमरी का सबसे बड़ा कारण अगर आप दोस्तों देखेंगे तो बाढ़ है, क्योंकि बाढ़ से लोग अपने जमीन को, अपने जायदाद को, सब कुछ छोड़ देते हैं। बाकी दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।